हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मयूर। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट कंफ्यूजिंग सिनेरियो डिस्कस करेंगे, जहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि सर किस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें और किस सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें। तो आइए इस कंसेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही केसेस में एक्शन पास्ट में शुरू होते हैं, पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। इन दोनों ही टेंसेस का प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस नहीं होता। तो इसमें डिफरेंस होता क्या है? तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास दो सिनेरियो पॉसिबल होते हैं। पहला सिनेरियो होता है हमारा पास्ट का सिंगल एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट पे शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी पॉइंट पे खत्म हो गया। जैसे कि अगर मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझूं, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में मूवी देखने का सिंगल एक्शन है, पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो गया, तो ये मेरा सिंगल पास्ट एक्शन है। ये सिनेरियो मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा। यहाँ पे बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती। बट जैसे ही मैं इसके सेकंड सिनेरियो पे आता हूँ, जहाँ मेरे एक से ज़्यादा पास्ट के एक्शन होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं, और ये दोनों एक्शन मेरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है बिकॉज पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट एक्शन होता है वो तो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो सेकंड एक्शन जो बाद में होता है पास्ट में वो बनता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों ही एक्शन जो हैं वो पास्ट में शुरू हो रहे हैं और पास्ट में कंप्लीट हो रहे हैं, और दोनों ही एक्शन में एक एक्शन पहले हो रहा है, दूसरा एक्शन बाद में हो रहा है। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में क्या होता है, दोनों केसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बट पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में क्या होता है कि पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होता है और दूसरा एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होता है। तो आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला, व्हेन आई पुश्ड हिम ही फेल डाउन। ठीक है, यहां भी मेरी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, यहां भी मेरी सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, और सिनेरियो कौन सा है मेरा, व्हेन का सिनेरियो। व्हेन का सिनेरियो होता है जो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके ऊपर हम एसएससी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करेंगे। और दूसरा सिनेरियो अगर मैं लूं, व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। अब यहां पे व्हेन के साथ आप देखोगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और मेरा सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ मेरी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अब ये सिनेरियो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां पे तो दोनों एक्शंस के अंदर क्या हुआ है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, बट यहां पे क्या हुआ है, एक एक्शन के अंदर मेरी जो एक एक्शन मेरा पहले हुआ है वो तो मेरा बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, और जो एक्शन मेरा बाद में हुआ है वो बना मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो ये कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए बिकॉज जो पास्ट परफेक्ट टेंस के अदर सिनेरियो होते हैं, बिफोर के साथ वाले, आफ्टर के साथ वाले और बाय द टाइम क्लॉज के साथ वाले, वो फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होती। बट ये जो व्हेन का सिनेरियो होता है ना इन दोनों टेंसेस के बीच में, ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो आइए इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं और डिटेल में इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस वाली क्लास में डिस्कस करा था कि बिफोर, आफ्टर और बाय द टाइम क्लॉज वाले सेंटेंसेस में तो हमें कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है, बिकॉज इन तीनों सिनेरियोज में इनके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं कि बिफोर के साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के केस में मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आफ्टर के साथ वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के केस में मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाय द टाइम क्लॉज के साथ जो एक्शन लिखा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होता है, और सेकंड एक्शन जो बाय द टाइम क्लॉज के साथ लिखा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होता है। तो इस कंसेप्ट को इन एग्जांपल्स में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब मैंने देखा बिफोर के साथ वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर से पहले वाली मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर मेरा बिफोर के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है, ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो मैंने देखा आफ्टर के साथ वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वाली मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। मतलब ये स्ट्रक्चर भी मेरा आफ्टर वाले स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है, दैट मीन्स ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है। बाय द टाइम क्लॉज में
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। मतलब ये स्ट्रक्चर भी मेरा बाय द टाइम क्लॉज के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इन 3 सिनेरियोज में तो हमें कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है, बिकॉज अगर आपको इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं पता कि बिफोर के साथ वाली क्लॉज में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म की यूज होती है, आफ्टर के साथ वाली क्लॉज में हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज होती है, बाय द टाइम क्लॉज के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म की यूज होती है, तब भी अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपनी लास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस वाली क्लास में ये सारा लॉजिक डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि बिफोर के साथ वाली क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आती है, आफ्टर के साथ वाली क्लॉज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आती है, और बाय द टाइम क्लॉज में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आती है। बट स्टिल अगर आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं पता तो इन तीनों सिनेरियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बिकॉज आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप एग्जाम में सेंटेंस करेक्ट कर पाओगे। बट आपको कंफ्यूजन कहाँ होती है, व्हेन के सिनेरियो में, क्योंकि व्हेन के एक सिनेरियो में क्या होता है, आपकी मेन क्लॉज में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड केस में क्या होता है, एक केस में आपका सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सिनेरियो में हमारे को सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और किस सिनेरियो में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे और एग्जाम में आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। व्हेन के सिनेरियो को लेकर आपके सामने भी स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एसएससी ने अपने लास्ट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। पहले सेंटेंस में व्हेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। सेकंड सेंटेंस में व्हेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन क्लॉज में भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। इट्स जस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहला सेंटेंस मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है और सेकंड सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सीक्वेंशियल एक्शन का एग्जांपल है। तो व्हेन के सिनेरियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सीक्वेंशियल पास्ट एक्शंस को समझना होगा। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सीक्वेंशियल पास्ट एक्शंस को डिटेल में समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा सेकंड सिनेरियो होता है वो सीक्वेंशियल पास्ट एक्शन का होता है। सीक्वेंशियल पास्ट एक्शन के केस में भी हमारे पास 2 एक्शन होते हैं। अब प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ भी 2 एक्शन है, एक एक्शन दूसरे से पहले कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में क्या होता है, वहाँ भी 2 एक्शन होते हैं, बट वहाँ पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में और जो बाद वाला एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होता है, बट यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। तो आइए समझते हैं जो सीक्वेंशियल पास्ट एक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं। ऐसे एक्शंस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अगर मैं उसमें से पहला एक्शन हटा दूं तो सेकंड एक्शन पॉसिबल नहीं है और उन दोनों के बीच में कोई टाइम डिले भी पॉसिबल नहीं है, वो दोनों इमीडिएट एक्शन होते हैं। उन एक्शंस को हम सीक्वेंशियल पास्ट एक्शंस कहते हैं। बट पास्ट परफेक्ट टेंस के केस में क्या होता है, अगर मैं उसमें से पहला एक्शन हटा दूं तब भी दूसरा एक्शन पॉसिबल है और उन दोनों के बीच में टाइम डिले भी पॉसिबल है। तो जब भी आपको डिसाइड करना हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होगा सेंटेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होगा व्हेन के सिनेरियो के साथ में, तब आप ये देखना क्या मैं इसमें से अगर एक एक्शन हटाता हूँ तो क्या मेरा दूसरा एक्शन पॉसिबल है। आइए इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, व्हेन आई पुश्ड हिम ही फेल डाउन। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया वो गिर गया। अगर मैं उसे धक्का नहीं देता तो ये सेकंड एक्शन भी पॉसिबल नहीं था और ये इमीडिएट एक्शन है, मैंने उसे धक्का दिया वो गिर गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो अपने आप भी तो गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है। तब सेंटेंस ऐसे फॉर्म होगा, व्हेन ही स्लिप्ड ही फेल डाउन। जब वो फिसला वो गिर गया, अगर वो फिसलता ही नहीं तो वो गिरता नहीं। अब उसके गिरने का एक्शन फिसलने पे डिपेंड कर रहा है और ये दोनों एक्शन भी इमीडिएट है मेरे, ठीक है। तो सीक्वेंशियल पास्ट एक्शन ऐसे एक्शन होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और उन दोनों के बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता, वो इमीडिएट एक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। व्हेन ही ओपन द डोर कूल एयर केम इन। जैसे ही उसने दरवाजा खोला ठंडी हवा अंदर आई। अगर वो दरवाजा खोलता ही नहीं तो हवा अंदर आती नहीं, अंदर का अपना टेम्परेचर मेंटेन रहता, बाहर का अपना एनवायरनमेंट मेंटेन रहता। अगर आप दरवाजा खोलोगे तभी तो कोई चीज अंदर आएगी बाहर से। तो ये हवा अंदर आने का एक्शन दरवाजा खोलने के एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो दरवाजा खोलता ही नहीं तो हवा अंदर आती ही नहीं, तो ये एक्शन भी मेरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सीक्वेंशियल पास्ट एक्शन क्या होते हैं, ऐसे एक्शंस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और दोनों इमीडिएट होते हैं।
अगर हमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एक्शन हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, कौन सा एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा व्हेन के केस में, तो आप ये देखना अगर उनमें से मैं एक एक्शन हटा दूं क्या दूसरा एक्शन पॉसिबल है। अगर वो दूसरा एक्शन पॉसिबल है तो वो केस मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अगर आपने उसमें से एक एक्शन हटा दिया और दूसरा एक्शन पॉसिबल नहीं है तो वो केस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आइए इस बात को और डिटेल में समझते हैं। तो अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिक्वेंशियल पास्ट एक्शंस डिस्कस करे कि ऐसे एक्शंस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हो, इमीडिएट हो, उनके बीच में कोई टाइम डिले ना हो, वो एक्शंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। मतलब उन एक्शंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आइए अब पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं कि किन सिनेरियो में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ। सपोज आपने 2017 में ग्रेजुएशन स्टार्ट की और 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्शन। उसके बाद आपने 2021 में गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा और 2022 में आपका सपोज कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर भी हो गया, तो ये आपका सेकंड एक्शन हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन होती है एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। ऐसे एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले परफॉर्म होते हैं पास्ट में, वो एक्शन हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्रेम होते हैं, और जो एक्शन हमारे बाद में होते हैं पास्ट में, वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दो एक्शंस। अब एक बात बताओ, ग्रेजुएशन करने का एक्शन और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का एक्शन क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं? क्या ये मैंडेटरी थिंग है? हो सकता है आप ग्रेजुएशन करो और उसके बाद प्रिपेयर करो ही ना, आप मास्टर्स कर लो। हो सकता है आप मास्टर्स करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, तो ये दोनों एक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट एक्शन है। बट सिक्वेंशियल पास्ट एक्शन क्या होते हैं हमारे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते ही करते हैं। ठीक है, अगर मैंने उसे धक्का दिया तो वो गिरा, मेरे धक्का देने के बाद वो गिरा, तो उसका गिरना मेरे धक्का देने पे डिपेंड कर रहा है, वो मैंडेटरी हो गई चीज। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कुछ भी। तो आइए इस कंसेप्ट को अब अप्लाई करते हैं हम कि क्या हम इस कंसेप्ट के थ्रू अपने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। व्हेन के सिनेरियो में सबसे पहले हमारे को दो चीजें चेक करनी है। पहली चीज कि ये जो दो एक्शंस लिखे हैं क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं नहीं करते। अगर इसमें से पहला एक्शन ना हो तो क्या सेकंड एक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सेकंड चीज, क्या इन दोनों के बीच में टाइम डिले पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये इमीडिएट एक्शंस हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। क्या थिएटर में शो का स्टार्ट होना मेरे पहुंचने पर डिपेंड करता है? नहीं करता। नहीं करता क्यों? शो का एक अपना शेड्यूल होता है। ठीक है, अगर मैं वहां ना भी जाऊं तब भी वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टार्ट होना ही होना है। ठीक है, सेकंड चीज, क्या इसमें टाइम डिले पॉसिबल है? हो सकता है मैं 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद पहुंचूं, हो सकता है मैं 20 मिनट बाद पहुंचूं, हो सकता है मैं आधे घंटे बाद पहुंचूं। तो व्हेन आई अराइव्ड एट द थिएटर द शो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर शो पहले ही शुरू हो चुका है तो पहला जो पास्ट में एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। और जो एक्शन बाद में होता है, क्योंकि मैं लेट पहुंचा हूं, मैं बाद में पहुंचा हूं, तो जो मेरा सेकंड एक्शन होता है पास्ट में कंप्लीट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो ये सेंटेंस मेरा एकदम करेक्ट है, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में कहाँ यूज कर सकता हूं? आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर करा ड्राइंग रूम के अंदर, सबने मुझे स्टेयर करा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, व्हेन के सिनेरियो में दो चीज चेक करूंगा अगेन, क्या ये डिपेंडेंट एक्शन है एक दूसरे के ऊपर, क्या इनके अंदर टाइम डिले पॉसिबल है। मैंने सेंटेंस दोबारा पढ़ा, एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। जैसे ही मैंने ड्राइंग रूम में एंटर करा, सबने मुझे स्टेयर करा। तो ये डिपेंडेंट एक्शन है। अगर मैं ड्राइंग रूम में एंटर ही नहीं करता तो लोग मुझे स्टेयर कैसे कर पाते। ठीक है, और किसी को नोटिस करना एक इमीडिएट एक्शन होता है। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करता है सारे बच्चे नोटिस करते हैं, तो एक इमीडिएट एक्शन है। तो ये एक्शन मेरा सिक्वेंशियल पास्ट एक्शन की कैटेगरी में आ गया। मतलब व्हेन के पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और व्हेन के बाद वाली क्लॉज में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो जब भी व्हेन का सिनेरियो आएगा, आपको दो चीजें चेक करनी है, क्या ये दोनों एक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं नहीं करते। अगर इसमें से मैं एक एक्शन हटा दूं, क्या सेकंड एक्शन पॉसिबल है नहीं है, क्या इन दोनों के बीच में टाइम डिले पॉसिबल है नहीं है, क्या ये इमीडिएट एक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये व्हेन का सिनेरियो आपको क्लियर हुआ होगा कि कहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, कहां पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको व्हेन के सिनेरियो को लेकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर क्वेश्चंस लगाने हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन बचती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करना, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।